आज आपको हादी की हत्या से मुनीर को होने वाले फायदों के बारे में भी जानना चाहिए। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता की आड़ में बांग्लादेश के चुनाव टालने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश में बीएनपी जैसे राजनीतिक दलों की सरकार आती है तो वो मुनीर के हाथ की कठपुतली नहीं बनती और स्थिरता के नाम पर मोहम्मद यूनुस का सत्ता में रहना मुनीर और पाकिस्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इधर हादी की हत्या का आरोप अवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी पर लगाकर मुनीर ने कट्टरपंथियों को अवामी लीग की जड़ें और कमजोर करने का मौका दे दिया। इसी के साथ पाकिस्तान समर्थित जमाते इस्लामी के रास्ते के सबसे बड़े कांटे यानी इनकलाब मंच को भी साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि हादी की मौत के बाद इस संगठन के पास कोई लोकप्रिय चेहरा अब नहीं बचा है। आज आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, आखिरकार मुनीर ने बांग्लादेश को नियंत्रित करने के लिए कट्टरपंथी और ज्यादा आक्रामक इनकलाब मंच के बजाय जमाते इस्लामी को तरजीह क्यों दी? डीएनए मित्रों, इसकी वजह 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में छिपी हुई है। जब सारा पूर्वी पाकिस्तान इस्लामाबाद के कब्जे से मुक्ति चाहता था, उस वक्त भी जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ रहने की वकालत की थी और पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुओं और मुजिबर समर्थकों की हत्या की थी, जिसकी वजह से बहुत साल तक ये बांग्लादेश में हाशिए पर रही। लेकिन पुरानी वफादारी की वजह से मुनीर ने जमात के रास्ते से इनकलाब मोर्चा के सबसे बड़े नेता उस्मान हादी को अब हटा दिया। डीएनए मित्रों, मुनीर को बंगाल के सियासी दलों पर इतना भरोसा नहीं है। बांग्लादेश की जो दल है उन पर वो उतना भरोसा नहीं करता। सेना और सिस्टम पर मुनीर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि इसके लिए उसे अपनी सरकार बनानी होगी, सत्ता पर अपने खास लोग बैठाने होंगे। और ये खास लोग कौन हैं? ये जमाते इस्लामी के लोग हैं। डीएनए मित्रों, जमाते इस्लामी को मुनीर बांग्लादेश की सत्ता पर बैठाना चाहता है। वही जमाते इस्लामी जो हिंदुओं को चुन चुनकर मार रहा है और बाकियों को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर रहा है। इस लंबी चौड़ी पोस्ट के तीसरे पैराग्राफ पर थोड़ा ध्यान से नजर डालिए। यहां जमात के कट्टरपंथियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो ईसाई समुदाय के चर्च और मिशनरी संस्थाओं को नुकसान ना पहुंचाएं। साथ ही जमात ने यह भी कहा है कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो वो उसकी निंदा करते हैं। जमात ने खासतौर पर ईसाई समुदाय को निशाना ना बनाने की हिदायत दी है। इस पैतरे के जरिए मुनीर दो मकसद पूरे करना चाहता है। पहला ये, अगर ईसाई समुदाय पर हमले नहीं हुए तो मुनीर को अपने आका यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का मौका मिल जाएगा। और दूसरा ये कि सिर्फ ईसाई समुदाय का जिक्र करके हिंदुओं को यह धमकी दे दी गई कि जमाते इस्लामी दोबारा उनके खिलाफ हिंसा का दौर शुरू करेगा। जमाते इस्लामी का पूरा इतिहास हिंदुओं के खिलाफ नफरत से भरा रहा है, लेकिन बांग्लादेश में इन कट्टरपंथियों को खुली छूट मिली शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद। बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने के बाद यूनुस सरकार ने अजहर उल इस्लाम और अमन आजमी जैसे जमात के कट्टरपंथियों को रिहा कर दिया। अपने सरगनाओं की रिहाई के बाद ही जमात ने हिंसा का वो नंगा नाच किया था जिसने बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को अंदर तक दहला दिया था। आज तक यूनुस सरकार हिंदुओं के इस नरसंहार के सच को छिपाती रही है, लेकिन हम आपको कुछ स्वतंत्र एजेंसियों का आकलन दिखाने जा रहे हैं जो आपको बताएगा कि जमाते इस्लामी ने बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ किस स्तर तक संगठित अपराध किए हैं। अगस्त 2024 से जून 2025 के बीच यानी तकरीबन एक साल के अंदर बांग्लादेश के हिंदुओं पर कुल 2442 हमले हो चुके हैं। हिंदुओं के 152 मंदिर तोड़े जा चुके हैं और हिंदुओं की 1000 से ज्यादा दुकान और फैक्ट्रियां जला दी गई। जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों ने जो हिंसा की थी उसमें 32 हिंदुओं की मौत हो गई और घायलों की तादाद तो आज तक पता नहीं चल पाई। हिंदुओं को खत्म करने की इसी साजिश को अब मुनीर के इशारों पर दोबारा अमली जामा पहनाया जा रहा है। डीएनए मित्रों, मोहम्मद यूनुस और आसिम मुनीर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में जमाते इस्लामी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का एक ही जवाब है कि यूनुस और मुनीर सरकार प्रायोजित आतंक को सामुदायिक तनाव की शक्ल देना चाहते हैं ताकि उनके दामन पर कोई छींटा ना लगे, लेकिन उनकी साजिशों का यह सच छिप नहीं पाया। बांग्लादेश में पाकिस्तान की करतूतों का पूरा काला चिट्ठा समझने के लिए आपको पूर्व राजनयिक वीना सीकरी को बेहद गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि वीना सीकरी ने अपनी सेवा काल के दौरान बांग्लादेश को बेहद करीब से देखा। The
entire regime change. बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश पाकिस्तान से रची गई थी और इसे जमात-ए इस्लामी ने अंजाम दिया था। अब जमात-ए इस्लामी बार बार प्रोपेगेंडा कर रही है। पहले उन्होंने शेख हसीना को विलेन दिखाने की कोशिश की, जो नाकाम हो गई। अब उनका नेता उस्मान हादी मारा गया है, तो बिना एक पल गंवाए जमात ने भारत पर आरोप लगा दिया है। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान और जमात इस्लामी का ये नापाक रिश्ता आज का नहीं है। दुनिया जानती है कि 1971 की जंग में जमात इस्लामी ने पाकिस्तानी फौज की ही मदद की थी और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद भी जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों के लिए पाकिस्तान ही उनका आका रहा है। पाकिस्तानी आतंकवाद के लिए जमात के कट्टरपंथी कितने वफादार हैं, उसका एक सबूत जमात इस्लामी बांग्लादेश के नेता गुलाम परवार के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट से भी मिलता है। 48 घंटे पहले गुलाम परवार ने एक पोस्ट की जिसमें लिखा गया कि भारत के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, बांग्लादेश ने नहीं। बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान का ही एक प्रांत है। पाकिस्तान और उसके नापाक सिस्टम के प्रति इस स्तर की वफादारी की वजह से ही मुनीर ने जमात इस्लामी को चुना है, ताकि जमात बांग्लादेश में मुनीर की साजिशों को अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन एक सच यह भी है कि आतंक परस्ती के लिए जिस तरह पाकिस्तानी फौज दुनिया में बदनाम है, ठीक उसी तरह दुनिया में जमात इस्लामी का कट्टरपंथ भी एक्सपोज हो चुका है। डीएनए मित्रों, वर्ष 2024 में अमेरिका ने आतंकी गुटों से रिश्तों की वजह से जमात इस्लामी को खतरनाक संगठन की श्रेणी में रखा था। यूरोपियन यूनियन के थिंक टैंक जमात इस्लामी को दक्षिण एशिया में मजहबी कट्टरपंथ का सबसे बड़ा केंद्र करार दे चुके हैं। रूस ने तो जमात इस्लामी को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है और भारत में भी जमात इस्लामी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती का दर्जा दिया गया है। जमात इस्लामी सिर्फ कागजों पर एक मजहबी संगठन है, लेकिन असल में यह कट्टरपंथियों का वो बेकाबू झुंड है जिसके डीएनए में आतंक और इरादों में गैर मुस्लिमों का अंत है और कट्टरपंथ के इस नाक का फन पाकिस्तान है।